दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से फ्रॉम डबलिन द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड विच इज अ कंट्री नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप जिसे एमरल्ड आइल भी कहा जाता है फॉर इट्स लश ग्रीन लैंडस्केप्स एंड रोलिंग हिल्स। 50 लाख से थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन का ये देश रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पड़ता है यूरोप के थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड पे जिसका नाम है आयरलैंड। और इससे पहले कि हम आज की वीडियो में चल के डबलिन सिटी और इस देश को एक्सप्लोर करें, इस आइलैंड और इस देश की ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में पड़ने वाला ये आइलैंड जिसका नाम है ऑब्वियसली आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और आइसलैंड के बाद यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन बाय द आयरिश सी। इंटरेस्टिंगली ये एक ही आइलैंड दो अलग अलग कंट्रीज या पॉलिटिकल एंटिटीज में डिवाइडेड है, यानी कि आयरलैंड डिवाइडेड है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिधर हम आज की वीडियो में है और जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इसके नॉर्थ में है नदर्न आइलैंड जो कि पड़ता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में। और इसी वजह से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अपनी इकलौती बॉर्डर शेयर करता है नदर्न आयरलैंड से। आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का एक आइलैंड है जिसमें 3 कंट्रीज आती है, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। साथ ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके भी एक कंट्री मानी जाती है जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और उसकी तीनों कंट्रीज और साथ में नदर्न आइलैंड को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ना ही ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है और ना ही यूके का। अगर हम इस पूरे आइलैंड जिसका नाम आयरलैंड है के एरिया की बात करें तो ये लगभग 84,500 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि ऑस्ट्रिया देश जितना या फिर इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश जितना। और इस 84,500 स्क्वायर किलोमीटर में से 70,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ ऑलमोस्ट 85% ऑफ दिस आइलैंड ऑक्यूपाई करता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और अगर हम पहले जिन कंट्रीज में गए उन कंट्रीज के एरिया से कंपेयर करें तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का एरिया लगभग सियरा लियोन या जॉर्जिया जितना है या फिर श्रीलंका से थोड़ा बड़ा। वहीं साथ में आयरलैंड इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशियन, साउथ में इसके केल्टिक सी और ईस्ट में है आयरिश सी। और अब बचा हुआ 1/6 ऑफ दिस आइलैंड इज नदर्न आइलैंड जिसे कई लोग एक अलग कंट्री मानते हैं, या फिर 10/6 ऑफ दिस आइलैंड इज नदर्न आइलैंड जिसे कई लोग एक अलग कंट्री मानते हैं या फिर टेरिटरी और प्रोविंस ऑफ द यूके। नदर्न आइलैंड के लोग यूके के सिटीजंस हैं, पर अगर वो चाहे तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पासपोर्ट भी ले सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, अनलाइक द यूके जिसने साल 2020 में यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। वहीं साथ में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हैज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस इन एंटायर यूरोप। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश की करेंसी यूरो है, अनलाइक द यूके या फिर नदर्न आइलैंड जिधर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चलता है। और पूरे यूरो जोन में यानी कि वो सारी कंट्रीज जिधर की करेंसी यूरो है उनमें से इकलौती इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। हालांकि माल्टा कंट्री की भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन आयरलैंड में सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं और जो इनकी एक्चुअल नेटिव लैंग्वेज है आयरिश, वो मुश्किल से आज के दिन कोई बोलता है। अगर आप लोगों ने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा यानी कि द अनसिंकेबल शिप, तो वो एक्चुअली में बेलफास्ट जो कि कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है नदर्न आइलैंड की, वहां पर बनी थी। और हालांकि इस पूरे आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहा जाता है। ये सभी लोग सेम कल्चर फॉलो करते हैं, सेम गेलिक लैंग्वेज बोला करते थे और ये आयरिश लोग अपनी स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक और डांस के लिए मशहूर माने जाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग दो अलग देशों में क्यों बटे, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे और आने वाली वीडियोस में नदर्न आइलैंड भी ट्रैवल करेंगे वहां की लाइफ देखने के लिए। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम डबलिन द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के एक सिटी ग्रुप टूर के साथ। और इस ग्रुप टूर के बाद हम इस सिटी को खुद से घूमेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि करीब 6 लाख लोगों की पॉपुलेशन के साथ डबलिन सिटी इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स पब्स, लिटरेचर एंड द बर्थ प्लेस ऑफ गिनीज बियर। आयरिश पब्स पूरी दुनिया में मशहूर है और इंटरेस्टिंगली आयरलैंड देश से ज्यादा इस देश के बाहर आयरिश पब्स है। तो ये था इस देश का ओवरव्यू। आइए चलते हैं डबलिन सिटी के बीचों बीच इस वीडियो की शुरुआत करने। दोस्तों वक्त हो गया दोपहर के 2:53 और सही 3 बजे यानी कि 7 मिनट बाद हमारा यहाँ पे सिटी टूर स्टार्ट है डबलिन शहर का। ये मेरे साथ में है रिवर लिफी, साथ में कोई इधर मूत भी रहा था। रिवर लिफी के ऊपर से ब्रिज क्रॉस करते हैं और चलते हैं दूसरी साइड यानी कि शहर की साउथ साइड। बेसिकली डबलिन शहर की वो वाली साइड है नॉर्थ साइड और ये इधर पीछे साउथ साइड। ऐसा माना जाता है कि जितना साउथ में आप डबलिन में उतना बेहतर एरिया और जितना नॉर्थ में हो उतना बेकार एरिया। ये वाला जो पूरा एरिया है साउथ साइड का रिवर लिफी के पास सिटी सेंटर का, इसे टेम्पल बार एरिया बोलते हैं, जो कि मशहूर है इधर के एक बार के नाम पे, जिस बार का नाम ही टेम्पल बार है। लगभग 185 साल पुराना बार है जो बहुत सालों से एग्जिस्ट करता है। जो मीटिंग पॉइंट हमारे टूर का यहीं पे है सामने, लगभग 2 मिनट की वॉक। दोनों तरफ दुकानें, पतली सी है गली है और इधर से मेरे ख्याल लेफ्ट मुड़ गया वो मेन टेम्पल बार जो है। कुछ यहाँ पे पुलिस भी खड़ी है और यही है शायद मीटिंग पॉइंट। तो उस तरफ है मेरे ख्याल टेम्पल बार, उस रोड पे आके। यहाँ पे मार्केट लगी हुई है खुली सी, देखो भाई टिपिकल आयरिश पब्स। अपने पब्स के लिए तो जाने जाती है ये। और साथ ही में ये आपको लीफ हर जगह देखने को मिलेगा, आयरलैंड की निशानी शैमरॉक लीफ। ये देखो, ये 3 से पत्ते होते हैं हर जगह
आपको ये सिंबल दिखेगा आयरलैंड का। ये पूरा एरिया टेम्पल बार है और हर जगह टेम्पल बार लिखा दिखेगा, जबकि एक्चुअल टेम्पल बार उधर रह गया है लेफ्ट साइड में, जो थोड़ी देर में अपन देखेंगे। ये खड़ा है हमारा पूरा ग्रुप और ये गाइड थी। गाइड ने आगे बोला कि भाई क्या नाम है आपका, मैं बोला परमवीर। बोली अरे आपकी तो बुकिंग ही नहीं आई। फिर मैंने अपना वाउचर सा दिखाया, बोली हाँ कई बार अपडेट नहीं होता। इसने फ़ोटो ली मेरे वाउचर की और इधर खड़े हैं। सही 3 मिनट बाद निकले, यानी कि 3:05 पे। सभी लोग जैकेट पहन के आए हुए हैं ग्रुप में। मैं ही हूँ जो आधी बाजू की टी शर्ट में हूँ, ठंड हो रखी है और सभी बड़ी उम्र के लोग हैं मोस्टली। 3:10 होगी, अब चले सारे। बड़ा ही ग्रुप हो गया यार। ये मैंने बुक करा था 25 यूरो का, अपने भारतीय 2500 मान लो एक जने का मेरा। ये एक बस है जिस पे सारे वाइकिंग्स बन के बैठे हुए हैं। अभी वाइकिंग्स का जिक्र आएगा जब हम आयरलैंड की हिस्ट्री की बात करेंगे, तब आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्टॉप हमारा होने वाला है डबलिन कासल। They did come at one point. They arrived. They had a look around and they thought, absolutely not. We're not staying here. It's hellhole. तो दोस्तों ये है मेरे पीछे डबलिन कासल और हमारा ग्रुप उधर है। समय ज़्यादा नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ग्रुप काफ़ी बड़ा है, सारी बातें गाइड के थ्रू सुननी भी मुश्किल है, समझनी मुश्किल है, पर मेरे को जितना पता है इस कासल के बारे में या फिर आयरलैंड की हिस्ट्री के बारे में, मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि आयरलैंड में हमेशा से इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। जैसे हम पे अंग्रेजों ने राज करा था, इन पे भी काफ़ी इन्वेजन हुए। तो सबसे पहले तो इधर प्री हिस्टोरिक सेल्ट्स रहते थे। सेल्ट्स यानी कि जो सेल्टिक पीपल है। अब सेल्टिक पीपल कौन है? सेल्टिक लोग बेसिकली ट्राइब है यूरोप के इस रीजन का, जिसमें स्कॉटलैंड आ गया, आयरलैंड आ गया, वेल्स आ गया, या फिर इंग्लैंड का कुछ हिस्सा, कॉर्नवॉल वगैरह। तो इनकी भाषा सिमिलर सी है, इस ट्राइब के लोग यहाँ पे रहते थे। पर इसके बाद इधर काफी इन्वेजन्स होने स्टार्ट हुए, ग्रुप आगे चल पड़ा है। बाकी सबसे पहले तो इधर वाइकिंग्स आए। वाइकिंग्स कौन है? जो स्कैंडिनेविया के लोग हैं, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। तो वो वाइकिंग्स समुद्री जहाजों पे सफर करते थे और 8th सेंचुरी के करीब इधर आए, आयरलैंड को इन्वेड करा। और वाइकिंग्स के बाद फिर 12वीं सदी में यहाँ पे आए थे ब्रिटिशर्स और कई सालों तक उनने राज करा। उसके बाद की भी कहानी है, वो बाद में जब टाइम लगेगा डिस्कस करेंगे। अभी इधर एक गार्डन से मैं आ गया। 4 or 5 years of age to the time that you leave in your late teens, it's a big part of your life. You're speaking and studying Irish every day. बाकी ये जो कासल है शायद 1204 में बना था, ब्रिटिशर्स ने ही बनवाया था और इसमें आग लग गई थी 1600 कुछ ईयर में। और उसके बाद फिर इसमें रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह हुई और साथ में जो पैलेस है ये बना दिया था। अभी इसमें कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है हमेशा ही। बाकी इस कासल के साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है कि इसमें ना आयरिश क्राउन ज्वेल्स होते थे, जो बेसिकली स्टार्स और बैजेस थे जिस पे डायमंड्स लगे हुए थे। फिर इनकी सरकार ने इनाम रखा था कि भाई 1000 पाउंड का इनाम देंगे जिसने वो आयरिश क्राउन ज्वेल्स ढूंढ के दिए, पर वो कभी मिले ही नहीं, आज के दिन भी नहीं मिले। और वो इनाम आज के दिन भी वैलिड है, यानी कि देख लो 1000 पाउंड मिलेंगे अपने भारतीय 1.25 लाख रुपए जो वो क्राउन ज्वेल्स ढूंढ के देगा। हालांकि आज के दिन के हिसाब से उन क्राउन ज्वेल्स की वैल्यू अपने भारतीय 5-6 करोड़ रुपए होगी, लेकिन इनकी सरकार आपको 1.25 लाख रुपए देगी अगर आपने ढूंढ के इन्हें दे दिए तो। 100 साल से ऊपर हो गए उन्हें खोए, लेकिन अब भी उम्मीद है कि शायद मिल जाए। और उस टाइम जब वो खोए थे ना, तो तब लोगों ने सजेस्ट करा कि ना शेरलॉक होम्स को सौंप दी जाए इसकी इन्वेस्टिगेशन, वो ढूंढ देगा क्राउन ज्वेल्स। जबकि एक्चुअली में वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसलिए में था भी नहीं शेरलॉक होम्स। लंदन में उसका वो है पूरा म्यूजियम था। पर एनीवे बेसिकली पूरी टीम वीम बनाई, पर वो कभी मिले नहीं। बाकी ये जो आप सड़क देख रहे हो ना, इस सड़क पे पहले ये लोग भेड़ चराते थे, भेड़ों की मार्केट थी ये, शीप मार्केट। और फिर जब अंग्रेज आए इधर, उन्होंने पूछा भाई क्या नाम है जगह का, तो बोले शिप मार्केट। अंग्रेजों को लगा अच्छा शिप कह रहे हैं, तो इन्होंने इसका नाम ही रख दिया शिप स्ट्रीट। हालांकि शीप बोल रहे थे, यानी कि भेड़, पर इन्होंने समुद्री जहाज शिप समझ के स्ट्रीट का नाम ही अंग्रेजों ने शिप स्ट्रीट रख दिया। हमारी गाइड का कहना है कि ये जो स्टेप्स हम चढ़ने वाले इन्हें बोला जाता था द स्टेप्स ऑफ हेल। और इधर एक्चुअली में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होती थी, यानी कि जिधर प्रोस्टिट्यूट्स काम करती थी, लेकिन बाद में शट डाउन हो गया था। और आज के दिन माना जाता है कि इधर भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। So I don't think we'll have any problems here today. Having said that, let's get the hell out of here, shall we? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन सीढ़ियों की, मतलब इसे द स्टेप्स ऑफ हेल माना जाता है। 40 सीढ़ी है शायद ये। और इधर बेसिकली होता था, जो गाइड ने बताई अभी इंटरेस्टिंग कहानी, एक लेडी होती थी डार्की हेली, वो यहाँ पे ब्रोथल चलाती थी अपना।
और उस ब्रोथल की मालकिन थी। लेकिन डार्की कैली का अफेयर चलता था इधर डबलिन के शेरिफ के साथ यानी पुलिस वाले के साथ। और इवेंचुअली क्या होता है कि ना डार्की कैली हो जाती है प्रेग्नेंट उस पुलिस वाले के साथ। लेकिन वो पुलिस वाला बोलता है कि भी मैंने प्रेग्नेंट नहीं करा डार्की कैली को, और इसने काला जादू कुछ करा है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होगी। और फिर उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन में उस लेडी को मार दिया जाता है, इस ब्रोथल ओनर को, डार्की कैली को। लेकिन बाद में ये ब्रोथल बंद हो जाता है, उसका धंधा बंद हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाता है। बाद में जब छानबीन होती है उसके ब्रोथल की, तो यहाँ पे उसके ब्रोथल के अंदर 8 आदमियों की डेड बॉडी निकलती है। यानी कि जो लोग इस ब्रोथल पे आते थे और लड़कियों को ठीक से ट्रीट नहीं करते थे, अब्यूजिव होते थे या रिस्पेक्टफुल नहीं होते थे, डार्की कैली उन्हें मार देती थी और इधर नीचे दफना देती थी। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये जो सड़क है ना, ये लड़कों के लिए खतरनाक है। जो लड़के अपनी लाइफ में जो और औरतें उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करते, अगर कोई इन सड़कों से गुजरता है और उनके शोल्डर पे पीछे से कोई उन्हें टैप करता है, यानी कि वो डार्की कैली की आत्मा है। तो लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ है इलाका। लेकिन अगर कोई लड़का जो औरतों को ठीक से ट्रीट नहीं करता, वो इन सीढ़ियों से गुजरता है, तो उनको खतरा है रात को। Yes. It was only rebuilt in the 1800s. It was actually a whiskey distillery called Rowan Co. that are just based. We all had across in one piece, just about as you. Just wait for the bells to finish. I'll sell out the pictures. ये है भाई मौसम आयरलैंड का, देख लो। थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी, अब एकदम बारिश स्टार्ट हो गई। सबने अपने छाते निकाल ली, हवा चल रही है बहुत तेज, ठंडी ठंडी। मेरे पास ना छाता ना जैकेट, ना ठंड के लिए तैयार हूँ ना बारिश के लिए। चलो ये है भाई मौसम इनका। अभी बारिश हो रही थी इतनी तेज, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, अभी एकदम से धूप निकल के आ गई, कड़क धूप। और अभी फिर भी थोड़ी सी छुप की धूप नहीं, इतनी तिखी धूप थी। गाइड कुछ समझाने लग रही थी तो उस टाइम में रिकॉर्ड नहीं करा था। पर ये है भाई यहाँ का वेदर, 2 मिनट में ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता है। और इनफैक्ट अगर मैं आज के टेम्परेचर की बात करूँ तो 18 डिग्री सेल्सियस है, जो कि गर्म ही होता है, इतना ठंडा नहीं होता। लेकिन यहाँ की हवा और बारिश दुखी कर देती है। मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो इनके वेदर का। हालांकि सर्दियों में माइनस में नहीं जाता, 0 डिग्री तक ही रहता है सेल्सियस। ज़्यादा से ज़्यादा कभी बहुत ठंड पड़ेगी तो -1 चला जाएगा। कि जो वाइकिंग्स थे जो स्कैंडिनेविया से आए थे यहाँ पे, वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, बर्फ होती है भाई स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में। वो भी यहाँ की ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाते थे क्योंकि हवा चलती इतनी और बारिश गिरती है, सहन ही नहीं होती ठंड। तो वो खुद इससे बढ़िया वहीं चले जाते थे जहाँ -10 -15 होता था अपने देशों में। अब देखो सारा पानी भर गया नीचे ना। ग्रुप पता नहीं कहाँ गया हमारा, वीडियो के चक्कर में खो गया क्या? अरे यार कहाँ रह गया मैं, कहाँ गया? अच्छा ये है शायद, मिल गया। ये देखो ये फिर आएगी उनकी वाइकिंग्स वाली बस। ये शोर मचाते हुए जा रहे थे, बस में बैठे सींग लगा के। और हर सड़क पे जगह जगह बार्स गिनीज के। और ये देखो यूरोपियन यूनियन का झंडा भी, आप लोग जानते हो जैसा ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है आयरलैंड, अनलाइक यूके। और अमेरिका का फ्लैग इसलिए आपको जगह जगह देखने को मिलेगा, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आयरिश हेरिटेज के लोग, आयरिश लोग अमेरिका रहते हैं, एमिग्रेट करके थे कनाडा और अमेरिका। थोड़ी देर में अच्छे से आपको बताऊंगा जब मौका मिलेगा मेरे को इस चीज़ पे बात करने का। और ना हमेशा यहाँ पे आपको अंधेरा सही मिलेगा, मतलब इनका मौसम ऐसा है। ये अभी फिर भी आपको थोड़ा सा ब्राइट आसमान दिख रहा है, पर डार्क सा रहता है हमेशा, डल सा, क्योंकि क्लाउडी रहता है हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ज़्यादा सनी वेदर इधर देखने को मिलेगा ही नहीं। मेरे को तो थोड़ा डिप्रेसिंग सा लगता है सच बताऊँ तो इनका वेदर। अंधेरा और वही बारिश होगी कभी भी, हवा चलने लग रही है, तो बेकार ही है वेदर तो। अब हम फाइनली शायद वापस हेड कर रहे हैं टेम्पल बार की तरफ। मेन बार था एक टेम्पल बार, आप लोग जानते ही, उसके नाम पे ही पूरे नेबरहुड का नाम ही टेम्पल बार पड़ चुका है। हर नाई का नाम यहाँ पे टेम्पल बार है, हर डेंटिस्ट का नाम, हर कपड़े वाले का, दर्जी का, हर इंसान का नाम ही यहाँ पे दुकान का टेम्पल बार है। इलाके का नाम भी टेम्पल बार है। तो अभी उसकी तरफ जाने लग रहे हैं हम। रास्ते में वही खूब सारे पब्स नॉन स्टॉप। मेरे को तो लगता है शहर जीतता ही सिर्फ बारिश और बियर पे है। वो मेरे सामने अब टेम्पल बार, फाइनली जो असली बार है ये रहा भाई, द आइकॉनिक टेम्पल बार। सबसे पुराना नहीं है यहाँ का पब, पर बहुत ही पुराना है भाई। चलिए पहले गाइड की बात सुनते हैं,
फिर मेरी सुनना आप। गाइड गई कहाँ, लेकिन गाइड ने तो कुछ बताया ही नहीं, वो गई आगे। चलो मैं ही बताता हूँ। एक इंसान थे, उनका मेरे को नाम नहीं याद, उनकी सरनेम थी टेम्पल। उनका बार था, पब था, और मशहूर हो गए जब यूके का पार्ट था उस टाइम। आयरलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं थी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी नहीं था, ये इंग्लैंड का यूके का ही पार्ट था। तब से बार फेमस है बहुत ज़्यादा, टेम्पल बार। और हालांकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो रखे हैं आज के दिन। मेरे ख्याल से इधर 10-11 यूरो का शायद 1 पाइंट मिलता है बियर का, गिनीस बियर जो इनकी पॉपुलर है। रात को इतनी भीड़ होती है भाई यहाँ पे। आज आपको रात को भी दिखाऊंगा, वीकेंड है ना आज। अभी तो शाम का समय, बारिश हो रही है तो इतने लोग हैं नहीं, वरना तो भाई पूरी सड़क भरी रहती है। पूरा एरिया ये टेम्पल बार, बहुत भीड़ होती है इस पर। हर बिजनेस का नाम यहाँ पे टेम्पल बार ही है। टेम्पल बार, होटल भी मिलेंगे टेम्पल बार के नाम से। ये तो वापस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम जिधर अब हमारा सुबह मीटिंग, सुबह तो क्या 1.5 घंटे पहले मीटिंग पॉइंट था। लो भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में ग्रुप से अलग हो चुका हूँ, पता नहीं कहाँ गए, सारे ढूंढ लिया, नहीं मिल रहे। रोक के वीडियो बनाते और बारिश तेज हो गई, फंस गए भाई। ये होता है नतीजा वीडियो बनाने का। बैठते हैं अभी यहाँ। क्या मौसम है यार, इससे बढ़िया तो या तो बारिश हो ले ढंग से या रुक जाए। प्रिपेयर्ड ही नहीं होने देता मौसम किसी भी चीज़ के लिए। निकलो भाई, बाहर निकलो, कोई छत ढूंढो ताकि छुप सके इस बारिश से। थोड़ा सा शेल्टर दिखा, चलो भीग गया सारा मैं तो। भाई मजाक है ये जगह, देखना। 2 मिनट के अंदर ही भाई, 2 मिनट के अंदर ही देख लो भाई। अरे भाई 2 मिनट में हाल है इस जगह का, देख लो। अरे भाई यार क्या मौसम है, क्या मौसम है, सही में कमाल कर दिया। सब कुछ खिल गया भाई, 2 मिनट भी नहीं हुई भाई, सही बता रहा हूँ, 1 ही मिनट के अंदर हो गए। जज्बात बदल दिए। मैं कोई स्पॉट देखता हूँ जिधर बैठ के अपन डिस्कस कर सके कि भाई सिटी टूर में क्या था, या फिर जो चीज़ें मैं आपको देखना यार, कितना ब्राइट सूरज है एकदम से। जो चीज़ें मैं आपको टूर में, क्योंकि वक्त की कमी थी, मेरे को रिकॉर्डिंग भी करनी थी, उनकी सुननी भी थी, ऑब्वियसली हो ही नहीं पाई चीज़ें, ग्रुप से मैं सेपरेट हो चुका हूँ। तो एटलीस्ट जो बातें मैं आपको बताना चाहता था ग्रुप टूर के दौरान, सिटी टूर के दौरान, वो बताता हूँ। ऐसे कैफेज है, पब्स है, इनके बाहर जंकीज भी दिखेंगे काफ़ी, ये ड्रगीज वगैरह इधर ही बैठते हैं। वैसे तो गिल्ला मिलने वाला है, पर कोई नहीं, सीट बढ़िया मिल गई इस बार ने। आय हाय, भीग गया नीचे से। फाइनली अपने को एक मस्त जगह मिल गई, और मेरे को इतनी जल्दबाजी हो रही है कि भी कुछ नहीं पता, 1 मिनट बाद ये धूप भी चली जाएगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से बात खत्म करूँ। सबसे इंपॉर्टेंटली तो मेरे को इनकी हिस्ट्री की बात करनी थी, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बताता हूँ कि ना आयरिश लोग, मतलब इस देश की पॉपुलेशन आप लोग जानते हो, आयरलैंड की, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की 5 मिलियन के करीब है, 50 लाख से थोड़ी ज्यादा। लेकिन इस देश में ना एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था, यानी कि अकाल पड़ा था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे इस देश में। और उस फेमाइन के दौरान ही काफी लोग ना देश छोड़ के दूसरे देशों में गए थे, जैसे यूएस में, कनाडा में बहुत सारे आयरिश लोग हैं। मतलब जो अमेरिका के गोरे, हम सोचते हैं कि भी ये तो यहाँ के इंडिजिनस नेटिव लोग हैं, ऐसा नहीं है, वो सारे इमिग्रेंट्स हैं। अमेरिका तो देश ही इमिग्रेंट्स का है। उसमें से काफी लोग आयरलैंड से गए हुए, क्योंकि यहाँ पे जब अकाल पड़ा था बहुत से लोग इनके मारे गए थे। और आज के दिन ये माना जाता है कि आयरिश लोग आयरलैंड के बाहर करीबन 80 मिलियन है, यानी कि 8 करोड़ आयरिश लोग हैं इस पूरी दुनिया में, जबकि आयरलैंड देश में कितने हैं, सिर्फ 50-55 लाख। और उस अकाल से पहले भी, उस फेमाइन से पहले भी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, लगभग 8 मिलियन के करीब थी जब फेमाइन आया, उससे पहले। और अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और जो इसके नॉर्थ में नदर्न आइलैंड है, हालांकि वो यूके का पार्ट है, तो इनकी यूं मान लो 5 मिलियन, 2-1 मिलियन उनकी होगी। तो आज के दिन इनकी आयरलैंड आइलैंड पे पॉपुलेशन लगभग 7 मिलियन 70 लाख के करीब है। लेकिन अकाल पड़ने से पहले, आज से ऑलमोस्ट 200 साल पहले, इनकी पॉपुलेशन अभी से ज्यादा थी इस आइलैंड पे भी, जो कि क्लियर इंडिकेटर है कि भाई कितने लोग मारे गए होंगे और कितने लोगों को नुकसान पहुंचा होगा उस फेमाइन से। अब फेमाइन पे आने से पहले या फिर अकाल पे आने से पहले एक बार इस देश की हिस्ट्री बात करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे सेल्टिक लोग थे, सेल्ट्स थे, जो मैंने बताया कि भी ये जो रीजन है यूरोप का, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स,
या फिर इंग्लैंड के कुछ रीजन, इधर के जो लोग थे, जो ट्राइब था सेल्टिक ट्राइब, वो लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन फिर 5th सेंचुरी में यहाँ पे सेंट पैट्रिक ने क्रिश्चियनिटी फैलाई। सेंट पैट्रिक एक तरह से क्रिश्चियन मिशनरी थे और 5th सेंचुरी में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी धर्म आना स्टार्ट हुआ आयरलैंड में। और फिर जाके 8th सेंचुरी में यहाँ पे वाइकिंग्स आने लगे। वाइकिंग्स जो स्कैंडिनेविया के लोग थे, मैं बता चुका। फिर 12th सेंचुरी से बेसिकली यहाँ पे अंग्रेज आ गए, यानी कि ब्रिटिश लोग। उन्होंने इन्वेड कर लिया आयरलैंड को और यहाँ पे हो गया उनका कब्जा यूके का। सब कुछ चलता रहा यहाँ पे यूके का राज था। लेकिन ना आयरलैंड देश में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी एक चीज की, और वो थी आलू यानी कि पोटैटो। यहाँ के लोग ना आलू ही उगा के आलू ही खाते थे, मतलब ज्यादा कुछ यहाँ पे खाने का था नहीं। मौसम भी कुछ ऐसा ही और खेती भी यहाँ पे आलू की ही होती थी बहुत ज्यादा, और सभी लोग आलू पे ही डिपेंडेंट रहते थे अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और उस टाइम इतनी साइंस भी नहीं होती थी, वो भी नहीं पता था कि भी और भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, तो सब लोग सिर्फ आलू ही खाते थे मोस्टली। लेकिन अब फाइनली जाके 1845 में यानी कि 1845 में क्या होता है कि एक ना बीमारी आती है, पोटैटो प्लाइट। एक डिजीज होता है, फंगल डिजीज, जो फैल जाता है यूरोप में, जिसकी वजह से सारी आलू की प्रोडक्शन जो होती है वो इनकी खराब हो जाती है, सारा क्रॉप मार देती है। और यहाँ के जो लोग थे, किसान थे, वर्कर्स थे, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे सिर्फ आलूओं पे, क्योंकि मोस्टली आलू ही खाते थे। तो 1845 से 1852 तक लोग भूखे तड़पते रहे, मरते रहे, खाने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आलू की क्रॉप खराब होगी और लोग भूखे मरते रहे। और क्योंकि आयरलैंड उस टाइम यूके का पार्ट था, तो यूके में भी लोग तड़प रहे थे, वहां भी लोग भूखे मर रहे थे। तो यूके क्या करता था, आयरलैंड का खाना लेके, अनाज लेके इंग्लैंड बेचता था, और इस वजह से यहाँ पे भूखमरी और भी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लेट्स से इंग्लैंड। और इस अकाल में या इस फेमाइन में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा आयरिश लोग मारे गए, यानी कि 10 लाख से ज्यादा, कई लाख लोग मारे गए। और इससे या फिर इससे दुगने लोग एमिग्रेट करके देश छोड़ के चले गए, यानी कि 10-20 लाख लोग आयरलैंड छोड़ के या तो यूएस चले गए, कनाडा चले गए, या फिर इंग्लैंड ही चले गए। और इनकी पॉपुलेशन आज भी प्री फेमाइन लेवल्स जितनी, यानी कि अकाल से पहले जितनी पॉपुलेशन थी इस देश की, आज तक वापस उतनी नहीं हो पाई है। यानी कि लोगों को अभी भी, आज के दिन भी, 1845 में हुआ था, 2025 हो गया, 180 साल हो गए शायद, लेकिन आज भी लोगों को खाना खाने में और पचाने में दिक्कतें हैं, अभी तक वो प्रॉब्लम्स चलती आ रही है। यानी कि बहुत लोगों के यहाँ पे ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, वो नहीं खा पाते, या फिर लैक्टोस की दिक्कत है, लैक्टोस नहीं पचा पाते, दूध नहीं पी पाते, लैक्टोस इंटॉलरेंस, या फिर IBL की परेशानी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कुछ ना कुछ लोगों के अभी भी दिक्कत है उस अकाल की वजह से, जो पौने 200 साल पहले हुआ था, और आज भी लोग रिकवर नहीं कर पाए। और वो फेमाइन या फिर अकाल रीजन है कि भी इनकी पॉपुलेशन, आप देखोगे बाकी यूरोप से लोग साइज में छोटे होते हैं, थोड़े पतले होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं, जबकि यूरोपियन जनरली काफी हट्टे कट्टे लंबे तगड़े होते हैं। पर ज्यादातर आयरिश लोग आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, और उसका कारण ये अकाल ही था, जिसकी वजह से आज के दिन भी इन्हें समस्या है। अभी यहाँ पे सड़क किनारे जंकीज बैठे थे, जो ड्रगीज, पर पुलिस आई है, इनका चलान सा काट रही है। इनका तो क्या ही चलान, तो क्या काट रही है पता नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन भर रही है, क्या कर रही है। मेरे ख्याल से अपने साथियों को बुला रहे हैं फोन करके, इनका तो क्या चलान कटेगा। अभी जो काल पड़ा था ना, इसने पूरे देश को बहुत बड़ा ट्रॉमा दे दिया। इनफैक्ट आज के दिन भी बहुत दुख मनाया जाता है कि जो फेमाइन हुआ था, जिसमें इतने लोग मारे गए यहाँ पे। लेकिन इस अकाल ने ना आयरलैंड देश की नेशनलिज्म की भावना को जगा दिया कि भी जो यूके की सरकार है या इंग्लैंड की जो सरकार है, उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं करी सिचुएशन, और उनके प्रति आयरिश लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया कि भी इन्होंने ठीक से सिचुएशन हैंडल नहीं करी, हमारे इतने लोग मर गए, हमारा खाना सारा उधर भिजवा दिया, और इनकी वजह से हमें इतनी जानें गंवानी पड़ी। और एक कारण ये भी है कि आज के दिन भी आयरिश लोग ब्रिटिश लोगों को पसंद नहीं करते। और फिर जब इनके अंदर ये गुस्से की भावना आई, तो ये बोले भाई हमें अलग करो, हमें तुमसे आजादी चाहिए और हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। और इन सारे स्ट्रगल्स के बाद फिर शायद 1921 में आयरलैंड को, साउथ ऑफ आयरलैंड को, क्योंकि आयरलैंड जो आइलैंड आप लोग जानते हो, 5/6 ऑफ द पार्ट है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और 1/6 है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जो साउथ ऑफ आयरलैंड है, यानी कि मॉडर्न डे जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, इसको आजादी दे दी गई और ये एक आयरिश फ्री स्टेट बन गया। नॉर्थ आयरलैंड लेकिन यूके के अंडर रहा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि भी रीजन क्या था कि भी वो लोग यूके के अंडर रहे और ये अलग देश क्यों बन गए, ये सारे मिलके एक देश क्यों नहीं बने। तो मोस्टली बेसिकली रीजन पॉलिटिक्स और रिलीजन था, क्योंकि नॉर्दर्न आइलैंड में ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट्स थे और इधर कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, और ऊपर से फिर पॉलिटिक्स भी होगी। वो बोले कि नहीं हमें तो यूके के साथ ही रहना है, ये बोले नहीं नहीं इतने लोग मरे हमारे, हमें अलग देश चाहिए, आज़ादी चाहिए। 1921 में इन्हें आयरिश फ्री स्टेट बनाया और फिर 1949 में फाइनली ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड डिक्लेयर हुआ। और हालांकि ये दोनों देश नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड सेम आइलैंड पे पड़ते हैं, सेम कल्चर है इनका, सारी चीजें सेम है, सेम ही लोग हैं, पर फिर भी इन दोनों देशों में भी काफी कन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। लेकिन 1998 में फिर फाइनली इनका गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद से इन्होंने ओपन बॉर्डर कर दी दोनों देशों के बीच में कि भी लोग आ जा सके, कोई भी फेंसेस नहीं है, कोई भी पासपोर्ट कंट्रोल नहीं है, और उधर के लोग इधर आ सके, इधर के लोग उधर घूम सके। सिर्फ यही नहीं, नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग हैं वो आयरलैंड की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। तो यूके का उनके पास है ही, वो यूके के साथ साथ आयरलैंड के सिटीजन भी हो सकते हैं। तो उनके पास दोनों तीन ऑप्शन है, चाहे यूके का सिटीजन बनो, चाहे आयरलैंड का, चाहे दोनों देशों का। ये है कुछ यहाँ पे माहौल शाम के 5:30 बजे फ्राइडे की शाम। अब देखो भीड़ होने लगी पूरी स्ट्रीट पे, क्राउडेड सी होने लगी। और ये थी सारी हिस्ट्री भाई, इनकी स्टोरी थी।
मतलब यही कारण है कि ये लोग इतना ज़्यादा लाइक नहीं करते यूके को, इंग्लैंड को। और हालांकि यहाँ पे भाषा लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, सब ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं मोस्टली। और जो इनकी खुद की भाषा है आयरिश भाषा, बहुत कम लोग बोलते हैं। और ये टेम्पल बार वाला ये एरिया है, अपन कई देर से इसी इलाके में, पर देखो बारिश के रुकते ही और थोड़ी शाम होती भीड़ बढ़ी। और टेम्पल बार में भी देखो भीड़ अब ज़्यादा होगी, उस टाइम बिल्कुल खाली था जब हम आए थे। और इतने बार्स और पब्स हैं ना यार, यहाँ पे इतना कल्चर है। मतलब डबलिन शहर में माना जाता है 800 के राउंड पब्स है। और आप किसी भी डायरेक्शन में चल लो, चाहे आपका मन करे आप इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर तो चलो फिर भी बार ज़्यादा है, पब ज़्यादा आपको मिलेंगे, या आप थोड़ा दूर भी चले जाओ किसी ऐसी डायरेक्शन में जिधर पब्स बार जितने ना हो, आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, गारंटी है आपको कोई ना कोई पब बार मिल ही जाएगा। मतलब जैसा मैंने बताया कि डबलिन शहर की पॉपुलेशन तो 6 लाख है, बार यहाँ पे 800 है। आप वैसे आयरलैंड के लोगों के फीचर्स देखोगे, स्पेशली अगर आप इनके बाल देखोगे तो जनरली ना, अभी आपको शायद फ्रेम में कोई ऐसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जिंजर हेड बोलते हैं इनको, यानी कि जिंजर कलर के बाल होते हैं काफ़ी लोगों के। काफ़ी आयरिश लोग आपको जिंजर हेयर के साथ दिखेंगे, वहीं आपको ब्लॉन्ड्स भी दिखेंगे, यानी कि ब्राउन बालों के साथ भी। कारण ये है कि जो वाइकिंग्स आए थे वो मोस्टली ब्लॉन्ड्स होते थे, और जो सेल्टिक्स थे वो जिंजर हेड थे। तो आयरलैंड में मिक्स है। अब वाइकिंग्स आए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डीएनए मिक्स भी हुआ, थोड़ी जनरेशन आने वाली मिक्स हुई। तो देखो इस इंसान की आप दाढ़ी देखोगे, देखो जिंजर बियर्ड है इनकी, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई आयरलैंड से मोस्ट लाइकली, क्योंकि सेल्टिक्स जो होते थे, सेल्टिक लोग, उनके ऐसे लाल होते थे, और उनका डीएनए अभी भी है मॉडर्न डे आयरलैंड में ऑफ कोर्स, क्योंकि पहले इस एरिया में वही रहते थे। और जो ब्लॉन्ड हेयर वाले हैं, हो सकता है उनकी एंसेस्ट्री में वाइकिंग ब्लड हो या स्कैंडिनेवियन ब्लड हो। बाकी यही है इनका मेन एरिया। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है डबलिन, छोटा ही शहर है। आयरलैंड देश भी इतना बड़ा नहीं है, और इनकी लार्जेस्ट और कैपिटल सिटी डबलिन का भी मेन एरिया बस यही है, इस टेम्पल बार के आसपास। यहीं सारे टूरिस्ट है, यहीं इनका सबसे ज़्यादा कल्चर आपको देखने को मिलेगा। सारी सोवेनियर की दुकानें, पब्स, बार्स, सब कुछ यहीं पे। 1 महीना लंदन में बिताने के बाद मेरे को तो बहुत अजीब और छोटा लगता है डबलिन। मतलब लंदन में तो ये कोई ऐसी जगह है नहीं कि भी जो मेन जगह है, सारा सेंटर यहीं पे। इतनी सारी जगह और इतना फैला हुआ है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये रिवर लिफी बह रही है, ये टेम्पल बार वाला एरिया, इसके आसपास ही है मेन जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी हैपनिंग स्पॉट्स है। इस एरिया से चलो फाइनली निकलते हैं बाहर। मेरे को लग रहा है दोबारा बारिश आने वाली है। टेम्पल बार से निकल ली है, पहुँचते हैं कहीं और, टैक्सी कराता हूँ या फिर बस पकड़ता हूँ। फिनिक्स पार्क है इधर एक डबलिन में, उधर चलते। उधर ना वो दिख जाते हैं डियर, यानी कि हिरन, ऐसे खुले घूमते रहते हैं पार्क में। देखो अभी बोल रहा था बारिश हो सकती है, 10 सेकंड हुई होगी, बारिश स्टार्ट होगी। मौसम बहुत गंदा है यार इधर, पता ही नहीं चलता। ये भाई पीछे से आवाज मारे बोले परमवीर, मैं बोला मेरे को फिनिक्स पार्क छोड़ गया, फिर बात करूँगा। बोले चलो ट्रैम से जा सकते हो, अब हम छोड़ के आते हैं। भीग गया भाई। अच्छा ये भी जाएगी उधर भाई। ट्रैम ले रहा हूँ मैं, यही वाली है, पता नहीं इसमें बाकी पैसे है नहीं है। बारिश होगी भाई तो फिनिक्स तो नहीं जा रहा मैं, बताता हूँ अभी सिचुएशन। इधर करना है, ये क्या जरूरी है इधर टैप करना? चेक करते हैं क्या वो? इसमें पैसे नहीं है भाई, घुस जाऊँ ऐसे ही, कौन चेक कर रहा है? चलो भाई थैंक यू, ठीक है भाई। सिचुएशन क्या हुई कि बारिश शुरू होगी और मेरे को जाना था फिनिक्स पार्क, और अभी तो हमने ट्रिनिटी कॉलेज भी नहीं देखा था, डबलिन का इतना पॉपुलर कॉलेज, दुनिया के सबसे पुराने और बढ़िया कॉलेजेस में से एक। 1592 में बना था शायद, लगभग 450-500 साल पुराना कॉलेज, वो देखना था मैं। फिनिक्स पार्क जाना था मैं, जो कि बहुत बड़ा पार्क है, जिधर हमें शायद हिरन भी देखने को मिलते हैं। वहाँ एक जू भी है, काफ़ी चीज़ें है, लेकिन बारिश स्टार्ट होगी। और प्रॉब्लम क्या हुई कि 6:45 PM का मैंने यहाँ पे एक टूर ले रखा था गिनीज स्टोर हाउस में। गिनीज जो इनकी बियर आती है, हर इंसान मेरे से कह रहा है गिनीज पी, आयरलैंड जा रहे हो गिनीज पी, वहाँ पे आयरलैंड आगे, डबलिन आगे, गिनीज पी कैसी थी? मैं बोला भाई मैं नहीं पीता, पर सभी लोग बोलते कि अगर आप इधर आए हो तो ये टूर लेना बहुत जरूरी है। और क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिनिक्स पार्क में जाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि खुले में है वो पार्क। तो मैंने डिसाइड करा डायरेक्टली मैं गिनीज स्टोर हाउस ही आ जाऊं, क्योंकि मेरा टूर भी स्टार्ट होने वाला है 6:45 पे। पर जब मैं उस ट्रैम में था, मेरे फोन की बैटरी खत्म होगी, और जबकि फुल चार्ज करके निकला था घर से, और रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाया। फिर किसी तरह मैं रास्ता पूछते पूछते लोगों से किसी ट्रैम स्टेशन पे उतरा और यहाँ तक पहुंचा। और इतना अजीब लग रहा था आज के दिन, साल 2025 में किसी से रास्ता पूछना, क्योंकि हर इंसान ऐसे ऑकवर्ड नजरों से देखता है कि भी तू अपने फोन में देख ले, और मेरे को सबको बताना पड़ रहा था कि मेरे फोन में बैटरी नहीं है, गिनी स्टोर हाउस किधर है। फिर फाइनली इधर एक टेस्को एक्सप्रेस था, जिनकी सुपरमार्केट है इधर जगह जगह। मैं सीधा इस टेस्को में घुस गया, और काउंटर पे एक इंडियन था, मैं जाती बोला भाई
प्लीज़ फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे किसी भी तरह। और फिर ही भाई अपना मेन काउंटर छोड़ के मेरे लिए चार्जर ढूंढ के लाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस चार्जर से फ़ोन चार्ज नहीं हुआ मेरा। लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैं फाइनली आके इधर गिनीज स्टोर हाउस के बाहर खड़ा हो गया, क्योंकि एक और मेरा दोस्त जिसके पास मैंने डबलिन में कल रात बिताई थी, वो भी यहाँ पे आने वाला था अपने दोस्तों के साथ। तो हमारा प्लान था कि यहाँ पे मिलेंगे, ये टूर एक साथ लेंगे। उसी ने मेरा बुक करा था ये टूर, तो मैं बस उसके इंतजार में यहाँ पे गेट पे खड़ा हो गया। फिर फाइनली वो आया, अभी जस्ट मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और अब हम ये टूर स्टार्ट करेंगे गिनीज स्टोर हाउस का। ये देखो, ये जो फैक्ट्री है पूरी इसी की है, गिनीज बियर की है, जो आप बड़े बड़े देख रहे हो ये मशीनरीज। इससे पहले बाकी मैं साल 2017 में जो कार्लसबर्ग बियर आती है या ट्यूबर्ग, वो सेम ही कंपनी की है, उसकी मेन ब्रूवरी या फिर उनके स्टोर हाउस में गया हूँ, जो कि कोपेनहेगन में था, डेनमार्क की कैपिटल में। उसका टूर लिया था। अब 8 साल बाद चलते हैं अपन इधर गिनीज बियर का टूर लेने के लिए। चलते हैं भाई। यहाँ पे इन्होंने कुछ घोड़े से खड़े कर रखे, उधर कोपेनहेगन में भी थे बाकी घोड़े, जब मैं कार्लसबर्ग के उसमें गया था। आप लोग जानते हो बाकी जिस दिन मैं डबलिन आया था, पहली रात मेरे साथ बहुत परेशानी हुई थी, रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो वो भी लंबी कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा कि मैंने कैसे सर्वाइव करी पहली रात, दूसरी रात। चलते हैं अब एक बार अंदर घुसते। 6:45 का शो था, 6:55 हो गए फ़ोन चार्ज करने के चक्कर में। एंट्री ले ली मैंने, बंद होने वाली थी एंट्री जस्ट। इधर गए अपने दोस्त, आगे भाई हम गिनीज की बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे शुरू में एक ब्रीफ सा दे रहे हैं, अलग अलग टेस्टिंग रूम्स है। 3rd फ्लोर पे एडवर्टाइजिंग है, 2nd पे टेस्टिंग है, पहले पे ही है। एक वो गाइड है, ये सारे लोग हैं जिन्होंने ये टूर लिया है। पता नहीं कितने यूरो का था, मेरे को याद नहीं अभी, मेरे को देने उसको दोस्त को, तो लिख दूंगा स्क्रीन पे इतने का था टूर। यहाँ पे ग्लास, तरह तरह की टी शर्ट, कपड़े, सोवेनियर्स मिल रहे हैं गिनीज बियर के। चलो भाई देखते हैं क्या दिखा रहे हैं। ये इनकी बार्ले यानी कि जो जिसको यूज़ करके ये बियर बनाते हैं। इधर इन्होंने कुछ डिस्प्ले के लिए लगा रखी है, एग्जीबिशन सी है बेसिकली, एक किस तरह बनाते हैं बियर। बाकी कोई देश मैंने इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं देखा अपनी बियर से। मेरे को लगता है इस पूरे देश की आइडेंटिटी गिनीज बियर है। ले देखे हर जगह गिनीज गिनीज। यहाँ पे पूरा इसका मैकेनिज्म समझा रखा है कि ये कैसे तैयार करते हैं गिनीज बियर, और इसके ऊपर बाकी ये टेस्टिंग करवा रहे हैं, वो चल के देखते हैं। और सबसे ऊपर शायद बार है। इधर तो बाकी ये पूरी रामायण ही दिखाने लग रहे हैं, आम शब्दों में मैं ही आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में। तो गिनीज बियर बनाने की शुरुआत बार्ले यानी जौ की रोस्टिंग से होती है, लेकिन अगर इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो है पानी, हॉप्स जो कि एक प्लांट होता है जिससे बियर में थोड़ी बिटरनेस आती है, और लास्टली यीस्ट। पूरे प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले बार्ले यानी कि जौ को ऐसे रोस्ट किया जाता है जैसे कॉफी बीन्स को करते हैं, और इसी रोस्टिंग से गिनीज बियर का यूनिक डार्क ब्राउन कलर और थोड़ा बिटर स्वीट फ्लेवर आता है। अब इस रोस्टेड बार्ले को गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है, जिसको बोला जाता है मैशिंग। इस स्टेप को आप एक तरह से चाय बनाने जैसा समझ लो। जैसे चाय के पत्तों से गर्म पानी फ्लेवर खींच लेता है, वैसे ही गर्म पानी बार्ले के अंदर से उसके फ्लेवर्स और नेचुरल शुगर्स निकाल लेता है। यही शुगर्स आगे जाके अल्कोहल बनाने के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं। मैशिंग के बाद आता है बॉइलिंग। यहाँ मिक्सचर को अच्छी तरह बॉइल किया जाता है और इसी स्टेज पे ऐड होते हैं हॉप्स। हॉप्स एक प्लांट के फूल होते हैं जो बियर को थोड़ा सा बिटर स्वीट बैलेंस देते हैं और साथ ही एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का रोल प्ले करते हैं, ताकि बियर फ्रेश बनी रहे और फ्लेवर स्टेबल हो। अब आता है सबसे एक्साइटिंग स्टेप, फर्मेंटेशन। और इस प्रोसेस में यीस्ट शुगर को तोड़कर बनाता है अल्कोहल, जो बियर को स्ट्रेंथ देता है, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड जो बियर में वो फिजी और बबली फील लाता है। फर्मेंटेशन के दिनों में टैंक्स के अंदर मिक्सचर गुजर रहा होता है एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि अंदर ही अंदर शुगर धीरे धीरे अल्कोहल और फिज में बदल रही होती है। फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद बियर को कुछ टाइम रेस्ट करवाया जाता है ताकि फ्लेवर्स सेटल हो जाए। फिर होती है फिल्ट्रेशन, जिसमें अनवांटेड पार्टिकल्स निकाल दिए जाते हैं और बियर का टेस्ट क्लीन और स्मूथ हो जाता है। और अब फाइनली सबसे खास ट्विस्ट, गिनीज का नाइट्रोजन मिक्स। नॉर्मल बियर्स में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन गिनीज में नाइट्रोजन भी मिलाई जाती है। नाइट्रोजन के छोटे छोटे बबल्स बियर को देते हैं एक सुपर क्रीमी टेक्सचर, और ग्लास में पोर करते ही ऊपर जो थिक व्हाइट हेड बनता है वही इसका आइकॉनिक सिग्नेचर है। इसी पूरे प्रोसेस से बनती है लेजेंडरी आयरिश बियर गिनीज, जो आज दुनिया भर में काफी मशहूर है। एक फन फैक्ट की बात करें तो गिनीज बियर का स्प्लिट द जी चैलेंज काफी मशहूर है, जो कि आपको ज्यादातर आयरिश पब्स में देखने को मिलेगा। ये एक बियर ड्रिंकिंग गेम या चैलेंज है जिसमें आपको बियर की पहली सिप ऐसे लेनी होती है कि ग्लास पे लिखा गिनीज का जी बिल्कुल बीच से कट हो जाए, यानी बियर का लेवल एग्जैक्ट जी के सेंटर पे रुक जाए। ये एक मजेदार टेस्ट है सिप की परफेक्शन का, और जो इसे कर दिखाते हैं वो विनर घोषित हो जाता है। दोस्तों ये था टूर गिनीज बियर का, और 7th फ्लोर पे इनने बार बना रखे गिनीज बियर का ग्रेविटी बार के नाम से, जिधर से पूरे डबलिन शहर का नज़ारा दिखता है।
ऊपर घूम के हम आ गए, पर ये स्टोर्स वगैरह इनके अभी भी खुले ही है, बाकी सारी चीज़ें बंद हो गई हालांकि। और एक तो टॉप फ्लोर पे बार खुला है और नीचे ही है स्टोर खुले हैं सोवेनियर वाले। ये था एक्सपीरियंस अपना गिनी स्टोर हाउस का। कुछ बहुत खास नहीं था, मतलब वही बेसिक सब बियर है, उसको इतना बड़ा बना दी इन्होंने कि भी कितनी मान चीज़ है, हमने क्या चीज़ बना दी, बियर बना दी, देखो देखो इतने अच्छे से उसे एडवर्टाइज कर रखा है, कमर्शियलाइज कर रखा है, ऐसा टूरिस्ट सेंटर बना दिया। इतनी भीड़, इतनी तो शायद जब मैं डेनमार्क गया था वहाँ कोपेनहेगन में कार्लसबर्ग वाले उसमें भी भीड़ नहीं थी, पर एनीवे वो कई साल पहले की बात है। यहाँ पे जो मैंने टूर लिया था उसमें ना फ्री टेस्टिंग इंक्लूडेड थी, तो सभी को इतना सा ग्लास दिया जाएगा बियर पीने के लिए और तरीका बताएंगे कि भी कैसे पीते हैं। भाई बियर का भी तरीका है, उस तरीके से पीनी चाहिए। वैसे तो मैं पीता नहीं, तो मैं सोचा अब टूर लेने आया हूं तो कोई नहीं, इतनी सी है ले लेते हैं, एक बार देखते क्या टेक्निक है। तो बहुत टाइम बाद आज मैंने एक्चुअली बियर पी। तो 4 स्टेप्स बताए उन्होंने। सबसे पहला स्टेप तो जो बियर है, इतना छोटा सा ग्लास दिया था उन्होंने, 100 ml होगी, 100 ml भी ना हो शायद, 50 ml थी वो मेरे ख्याल से, वो आधा पियो यानी कि 20-25 ml, और उसके बाद मुंह में उसका कुल्ला करो, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तीसरा स्टेप है उसको गिटक लो, और चौथा स्टेप है नाक के थ्रू हवा बाहर छोड़ो। बोले ऐसे आप इसकी पूरी एसेंस को, इसके पूरे टेस्ट को फील कर पाओगे, इसका जो पैलेट है वो एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाओगे बियर का। कई लोग हैं भाई जो टेस्ट के लिए पीते हैं बियर, सही में मतलब मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो मतलब टेस्ट के लिए पीते ही से, पर मुझे कभी समझ में नहीं आता था ये चीज़ कि भाई पीनी है तो नशे करने के लिए पीनी है, चाहे सांस लेके पियो, चाहे कुल्ला करके पियो, और चाहे गिनीज हो, चाहे किंगफिशर हो, कोई सी हो, फिर तो पी जाओ। पर पता नहीं भाई, हर चीज़ की अपनी साइंस है। अब चल के मेरे को होटल में चेक इन करना है। अभी भी मैंने आपको सिचुएशन नहीं बताई कि मैं कैसे सेटल इन हुआ, कैसे मैंने रात गुजारी डबलिन में, वो भी बताता हूँ एक बार। अब इससे पहले कि हम बात करें कि मैं डबलिन में कहाँ रुका, कितने पैसे दिए, कितना महंगा है डबलिन, इनकी इकोनॉमी की एक बार बात करते हैं। तो एक्चुअली आयरलैंड इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन यूरोप, और ये अपनी फार्मास्यूटिकल और टेक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, डबलिन या फिर आयरलैंड कह लो इन जनरल। और काफ़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, एप्पल या फाइजर, उनके यूरोप के जो हेडक्वार्टर्स है वो इधर ही है, डबलिन में, आयरलैंड में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के अगर इधर हेडक्वार्टर्स है तो बड़े बड़े लोग भी आते होंगे यहाँ पे काम करने के लिए, रुकने के लिए। साथ ही में यहाँ पे टूरिज्म भी काफ़ी बड़ा सेक्टर है, स्पेशली डबलिन में। बाकी आयरलैंड की बात नहीं कर रहा मैं, डबलिन की, क्योंकि लोग आते हैं पूरी दुनिया से इन्हें विजिट करने के लिए। इनकी हिस्ट्री, पब्स, ये जो देखे आपने दारू वाले, और कास्टल्स, और ये इनकी नेचुरल ब्यूटी, जो भी हरियाली है, इनके लैंडस्केप्स है बेसिकली, लो लैंड्स है देश में, और जो कोस्ट बिड़ती है इनकी समुद्र के किनारे, वहाँ पे माउंटेनियस से एरियाज है इनके। पर मौसम यही रहता है, डल सा, बारिश होती रहती है, अंधेरा सा। और आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा भाई, इनकी दारू इतनी फेमस है तो विस्की के भी ये काफी बड़े एक्सपोर्टर है। इसके अलावा बीफ और डेयरी भी काफी एक्सपोर्ट करते हैं। अब इन सब कारणों की वजह से ना डबलिन में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतनी ज्यादा है कि आप लोग शायद इमेजिन ही ना कर सको। लंदन बहुत महंगा था रुकने के मामले में, मतलब कोई भी होटल, एयरबीएनबी कुछ भी लेना है बहुत ज्यादा महंगा, एक रात के कम से कम 10-12 हज़ार आप मान लो, जो कि मुझे ऑलरेडी काफी महंगा लग रहा था कि मतलब उससे कम में तो आपको एक बेड भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बेड, बाकी फैसिलिटीज तो भूल जाओ एक रात के। तो मतलब कोई ढंग की जगह लेनी हो तो लंदन में मान लो 14-15 हज़ार रुपए एक रात के आपके लगेंगे, जोन 1 में, सेंटर के अराउंड। तो मैंने सोचा कि भाई लंदन से बड़ा थोड़ी है डबलिन, लंदन की तो पॉपुलेशन भी डबलिन से 12-15 गुना ज्यादा है, तो लंदन जितनी महंगाई या कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हो ही नहीं सकती। पर जब मैं यहाँ पे आया मैं चौंक गया, मतलब भाई कोई जगह ही नहीं, जितने रेंट्स लंदन में है ना उससे 1.5 गुना 2 गुना रेंट्स है डबलिन में। और एक रात का अगर आपको कुछ काम चलाओ भी बुक कराना है तो समझ लो कि 18 से 20 हज़ार रुपए का आपका एक रात का होटल पड़ेगा, स्पेशली इन दिनों में। बहुत ही ज्यादा रेट हो रखे है भाई, बहुत ही ज्यादा। और इसी मजबूरी की वजह से जिस दिन मैं यहाँ पे आया था, पहली रात मैंने यहाँ पे 3 रातों के लिए होटल का कमरा कराया, स्टे सिटी अपार्ट होटल्स मार्क स्ट्रीट पे। 3 रातों का वो मुझे पड़ा 62,750 रुपए, ऑलमोस्ट 21,000 एक रात का। टर्न्स आउट जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो बोलते कि हम तो ओवर बुकड है और आपकी तो बुकिंग ही नहीं हमारे पास, और आपने जो बुकिंग कराई है ना हमारे पास वो आई ही नहीं है। और मेरे पास पूरी रात कोई सोने के लिए जगह नहीं थी। पर कुदरती मेरे दोस्त का दोस्त यहाँ डबलिन रहता था, फिर उसके घर पहुंचा सुबह 4:30 बजे, कोई जब इलाज नहीं निकला, फिर सुबह 4:30 बजे वहाँ पहुंचा, ठंड में छोटे सोफे पे कुछ घंटे से कुड़ के लेटा। फिर उसके बाद उसी का एक और दोस्त था, वो मुझे अपने घर ले गया, श्रेय, जो भी मेरे साथ इधर पब में था, इनके गिनीज वाले स्टोर हाउस में। फिर मैंने जाके एक रात उसके घर बिताई, क्योंकि कोई अकोमोडेशन मिलने नहीं लग रही थी। एक तो वीकेंड है, समर्स खत्म हो रही है, और एक समय ऐसा ही है, सब कुछ बुकड आउट, और सब कुछ इतना महंगा, मतलब 20-25 हज़ार रुपये से कम कुछ नहीं। फिर फाइनली आ गया, मैंने 2 रातों का होटल कराया। अभी मैंने चेक इन नहीं करा, बिना बैग के आया हूँ, अभी इस होटल में मुझे चेक इन करना है। ये स्टे सिटी है पर इनकी दूसरी ब्रांच है। ये मेरे को पड़ा है भाई 2 रातों का 45,000 कुछ का, ये देख लो, 22,500 एक रात के, इसमें रुकने के। ये आ गया घोड़ा, ये आ गया भाई मेरा दोस्त बैग लेके, क्योंकि मेरा बैग भाई के घर ही रह गया था। श्रेय भाई अपन वीडियो में तो आई नहीं यार भाई, 2 दिन से मेरे को श्रेय गाइड करने लग रहा है। श्रेय ने मेरे को रुकवाया रात को अपने पास, पर भाई प्लान जैसे आगे पीछे हो रहा है, कुछ बन नहीं पा रहा।
और सुबह सुबह श्रेय निकल जाएगा बेलफास्ट के लिए, नदन आयरलैंड की कैपिटल। भाई हमारा गोल है ना। हाँ परसों मिलेंगे, लेकिन अरे परसों मिलते हैं ब्रो। परसों अपन पार्क साथ चलेंगे, तेरे साथ ही जाऊँगा पार्क। फिनिक्स पार्क घुमाएंगे। हाँ ठीक है भाई। भाई सॉरी यार अपन मिल नहीं पाए। क्या नाम है भाई? एडी। एडी भाई सॉरी। सक्षम भाई मिल नहीं पाए, कुछ प्लान नहीं कर पाए। भाई बढ़िया था डबलिन। परसों तुम जाए हो, कल मिलते हैं परसों ना। थैंक यू सो मच भाई यार। तो मैंने श्रेय भाई से मेरा बैग तो ले लिया और वो होटल भी मेरा बुक था, कंफर्म था, मेरे को भी चेक इन करना था। लेकिन मैंने डिसाइड करा यार मैं क्या अमीर ज़्यादा बन रहा हूँ इस जमाने में। मैं होटल की रिसेप्शन पे गया, मैंने पैसे फॉर्चुनेटली अब की बारी पहले पे नहीं करे थे, पे एट प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रखा था, मतलब ये प्रॉपर्टी वाले मेरे कार्ड से काट सकते थे पैसे। मैं रिसेप्शन में जाके बोला भाई ये मेरी बुकिंग है। बोले हाँ हम आपको भी चेक इन कर देते हैं। दूसरे कंप्यूटर पे चला गया जहाँ पे ऑटोमेटिक चेक इन था। बोले आप खुद भी कर सकते हो पर मैं कर देता हूँ। मैं बोला ना मुझे चेक इन नहीं कराना, एक काम कर तू ना मेरी रिजर्वेशन कैंसिल कर दे और प्लीज़ पैसे मत काटना। बोले अच्छा लेकिन हमारी तो पॉलिसीज होती है, ये होता है वो होता है। मैं बोला तो हाँ पॉलिसी देख के बता दो भाई कम से कम कितने पैसे मेरे कट सकते हैं, एक बार ये बता दो। बोला क्या बात होगी? मैं बोला कुछ भी बात हुई हो आप कैंसिल कर दो। मैं बोला मेरे दोस्त मिल गए मेरे को यहाँ पे, बचपन के दोस्त, और वो अपने घर ही रोक रहे, मैं रुकना नहीं चाहता होटल में, कुछ मजबूरी है। अब हालांकि मैंने पैसे पे नहीं कर रखे थे, लेकिन मेरा कार्ड मैंने ऑथराइज कर रखा था, मतलब वो होटल वाले चाहते तो मेरे कार्ड से पैसे काट सकते थे। 45 हज़ार रुपये, 45 हज़ार कुछ थे शायद, 2 रातों के। और वैसे तो मैं पिछले 2 दिनों से इतना परेशान हो रहा हूँ, ठीक से सो नहीं पाया, जगह नहीं मिली कुछ भी, इसलिए फिर मैंने फाइनली सोचा था कि भी कोई ऑप्शन नहीं है तो रुक जाते हैं। पर फिर मैंने रियलाइज़ करा यार कितनी मजबूरी हो यार, मतलब मजबूरी में इतने पैसे देके थोड़ी रुकूंगा। अगर मेरा मन है तो चाहे 45 की जगह मैं 1 लाख 2 लाख दे के रुकूँ, पर अब मैं इसलिए रुक रहा हूँ कि भाई यार मजबूरी है, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं हॉस्टल में क्यों नहीं रुक रहा? मैंने उससे बात करी कि ऐसे ऐसे कर दे भाई, फिर वो बोला कि हम ना आपके 1 रात के पैसे काटेंगे, दूसरी रात के आपके फिर भी लगेंगे। मैं बोला अच्छा भाई इससे बढ़िया नहीं कर सकते और कुछ? बोला नहीं भाई और तो कुछ नहीं। फिर उनमें से एक लड़का ना पनामा देश का था, मैंने उससे बात छेड़ दी कहाँ से है तो? बोला मैं पनामा से। बोला अच्छा स्पेनिश की बातें करने लग गया। मैं बोला पनामा सिटी से मैं गया था, वहाँ पे ये है वो है। थोड़ी सी जैसे मैंने उससे बात करी, कनेक्शन सा बिल्ड हो गया, और इतने वो लड़का बोला यार कोई नहीं मैं डाल देता हूँ आपकी कैंसिलेशन, कि भी ट्रिप कैंसिल हो गया था किसी मजबूरी की वजह से और आपसे कोई पैसे नहीं काटेंगे। और बोला बाई चांस अगर पैसे कटते भी है ये लो मेरा नंबर, मेरे को बताना, मैं रिफंड करवा दूंगा तुरंत। मैं बोला थैंक यू भाई लुइस। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, ये देखो एक और ब्रांच आ गई उसी होटल की, जगह जगह वैसे तो है। मैंने बैग लिया और मैंने श्रेय भाई को बताया नहीं कि मैंने होटल कैंसिल करा दिया, वरना ये कहता है कि मेरे घर चलो। अब मैं जाने लग रहा हूँ, पहले तो कहीं खाना खाने, उसके बाद देखूंगा कहाँ रुकना है। जैसे 2 दिन पहले देखा था और पूरी रात दुखी हुआ था, आज भी दुखी होंगे तो हो जाएंगे। पर यार वही बात है, बुढ़ापे में थोड़ी करूँगा ये सारे काम यार, क्या लग्जरी देखनी है, क्या करना है यार। 25-25 हज़ार के कमरे होते गए 1 रात के, और वो भी मन मार के। अब ये 25-50 हज़ार मैं सोचूंगा मैंने सेव कर लिए और मैं अपने किसी शौक पे खर्च दूंगा। हालांकि यहाँ पे जो मैं हॉस्टल्स देख रहा हूँ वो भी 1 रात के 6-7 हज़ार के हैं, पर कोई नहीं यार, हॉस्टल में सोचेंगे रात ही बितानी यार, सोना ही तो है। चलो पहले चल के कुछ खाते हैं, दिमाग खराब हो रहा है। और अगर बाई चांस यूँ आना कि भी रात को मेरे को कोई जगह ही नहीं मिली, मैं परेशान हो गया, सीधा फ्लाइट कराऊंगा डबलिन से लंदन की, या जब भी मन करा तुरंत पहुंचूंगा एयरपोर्ट, फ्लाइट पकड़ के लंदन। तो भाई कोई नहीं, अभी फिलहाल भूख लग रही है, चलो चल के खाना खाते हैं, तब दिमाग ठंडा होगा। अब इधर आएगा मेरा सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट डबलिन में, रेना टर्किश रेस्टोरेंट। ओहो क्या लाजवाब खाना है यार इनका, कल भी यहीं आया था मैं, ज़बरदस्त। आ गया भाई खाना अपना, क्या लाजवाब खाना होता है इनका, ताज़ा ताज़ा एक गर्म रोटी। ये है अडाना कबाब जो कि बनता है लैम्ब से। अडाना एक जगह टर्की में, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। वाह भाई मज़ा आ गया, साथ में मिर्च वगैरह। और ये पूरा मील आया मेरा 21 पॉइंट कुछ यूरो का, यानी कि अपने भारतीय 2200 रुपये के करीब का है ये खाना। मैं सोच रहा था कि इस चीज़ की कमी रह रही है, हुमस नहीं ली थी, 4.5 यूरो की ये आई। आए है मज़ा आ जाएगा। खाना खा लिया, पेट भर गया बढ़िया, और नींद भी आने लगी। एक हॉस्टल करा लिया मैंने, हॉस्टल की तरफ चलते हैं। यहाँ से 20 या 21 मिनट की वॉक है, इसलिए मेरे को टैक्सी वाले बैग नहीं पसंद। ले दे के हम वापस उसी स्ट्रीट पे पहुँच गए, टेम्पल बार वाली पे। सामने टेम्पल बार है और भीड़ देखो भाई, ये देख लो भाई, यहाँ रात के समय भीड़। सारे दारू पी के सेट हो रहे भाई। चलते रहे, पीछे से कर रहे थे कैमरा में आने के लिए। आज आपको शाम को भी दिखा दी इस सड़क के नज़ारे, रात को भी दिखा दिए, एक फ्राइडे रात को। भीड़ देखो, रात के 10:15 कुछ हो रहा है।
भीड़ हो रही है भाई भयंकर। और आप लोग सोचो कि क्या सेम जगह पे घुमाए जा रहे हैं। आज दुकानें भी खुली है नहीं, ये दुकान रात को बहुत जल्दी बंद जाती है, रोज़ देखता हूँ मैं। ये भी खुली है, रौनक है, आज वीकेंड है ना, फ्राइडे, इसलिए। तो भाई बार बार ये सड़क दिखाने का रीज़न ये है कि भाई है ही सब कुछ इसके आसपास, है ही इनकी मेन जगह ये डबलिन की। ज़्यादा बड़ा शहर है ही नहीं है, सब कुछ इसके आसपास ही है। और ये बेसिकली सबसे पॉपुलर लैंडमार्क है इधर का। उस तरफ बाकी वो ट्रिनिटी कॉलेज वगैरह, उधर से ही चलते हैं यार। मेन रोड तो बोरिंग होगी, इधर से ही चलते हैं आगे और देखते जाओ आप नज़ारे कुछ और रात के समय डबलिन की सड़कों के। मेकअप चल रहे हैं लड़कियों के, कई लड़के हाथ में बियर का गिलास लेके चल रहे हैं पीते पीते। राइट साइड वाली सड़क पे लोग वहाँ सड़क पे ही नाचने लग रहे हैं आगे। आज मैंने तो पूरा दिन ही सड़क पे बिता दिया, बार बार आना जाना। कितनी बार ही आ चुके अपन, कितनी बार तो आप कैमरा में ही देख चुके, बिना कैमरा ही मैं आया हूँ। बेचारे घोड़े तब से खड़े हैं, मेरी टांग दुख गई सुबह से। सबकी पार्टी चल रही है, अपन भी पानी ले चलते हैं। लो भाई 1.5 लीटर पानी की बोतल भी 300 रुपये की। मैंने जो हॉस्टल बुक कराया है वो है नॉर्थ की साइड। ये जैसे मैंने बताया रिवर लिफी पीछे रहेगी साउथ साइड। अब अपन जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, उधर से कहीं होगा 10 पायर इधर अपन कल आए थे, वो भी इधर आसपास ही है जो इनका एक्चुअली सेंटर है। ये है भाई हॉस्टल मेरा, चलो अंदर चलते हैं। रिसेप्शन ये रही, ये हॉस्टल के नज़ारे रात के समय। चेक इन कर लिया है, आज अपने को होपफुली बेड मिल जाएगा सोने के लिए। ये 15 कमरा है मेरा, कमरे का है 4655 कोड। ये 8 अपना। कमरे से निकल के आगे मैं इधर बाहर बैठ गया था काम करने के लिए। रात के 11:15 हो रखे, हालांकि अभी भी चकाचौंध है, पूरी रौनक है, लोग आ जा रहे हैं। और जो आप बेड देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरा बेड था। एक रात के 6,000 रुपये, $65 का लिया मैंने ये। और चार्जिंग पॉइंट भी बस एक ही रखा था, सिर्फ एक USB-C केबल लग सकती है, प्रॉपर एक अडेप्टर लगाने की भी जगह नहीं थी। नीचे एक लॉकर है जिसमें लॉक सेट करके सामान रख सकते हैं, पर एटलीस्ट प्राइवेसी सी है, पर्दा लगा है। तो बस ये छोटा सा केबिन है अपना अभी रात बिताने के लिए, सोने के लिए। भारतीय 6,000 रुपये में, जिस कमरे में टोटल 12 बेड है ऐसे, मतलब मेरे अलावा 11 और लोग सो रहे हैं।